एक बार फिर से सियासी हड़कंप मचा दिया असदुद्दीन ओवैसी ने। मैं कल भी कहा था और जो हमने कहा वही अब तमाम न्यूज चैनल कह रहे हैं। मैंने सीमांचल का जिक्र किया था। मैंने कहा था कि इस बार असदुद्दीन ओवैसी कोई पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की फिराक में नहीं है। अगर होते तो वो उस लिहाज से अपनी पार्टी के कैंडिडेट उतारते। वो अपनी पार्टी को भी जानते हैं, जहां जाकर चुनाव लड़ रहे हैं वहां के हालात भी जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि चुनाव लड़कर सिर्फ वोट काटना नहीं है बल्कि अपने प्रत्याशियों को जिताना है। इसलिए जिन सीटों पर कॉन्फिडेंट थे उन्हीं सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए। नई सूची आ चुकी है, नाम भी देखिएगा, कहां कहां खड़े किए अपने कैंडिडेट वो देखिएगा। और देखिएगा आरजेडी ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से अब मुसलमान समाज में थोड़ी नाराजगी देखने को मिल रही है। यही नहीं, कैसे असदुद्दीन ओवैसी ने पूरे बिहार के अंदर अपना जो चीजें रखी हैं उससे हिंदुओं के साथ, मुसलमानों के साथ, हर एक जाति वर्ग का इंसान ओवैसी के साथ क्यों जुड़ रहा है, एक एक चीज दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। सबसे पहले बड़ी खबर हिंदुस्तान की खबर है। खबर क्या है? खबर है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने पहली कैंडिडेट लिस्ट जारी कर दी। पहली सूची में पार्टी ने 25 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। अच्छा, इसमें सबसे खास बात क्या है, जरा इसको समझिए। इसमें खास बात यह है दोस्तों कि चूंकि 100 सीटों पर चुनाव होना है, इसमें से 25 सीटों पर अभी पहले प्रत्याशी खड़े किए हैं। बाकी की सीटें आपको पता ही है कि चंद्रशेखर के साथ डिवाइड की हैं, भीम आर्मी के साथ, स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी से उनका गठबंधन है, उनके साथ है। फिलहाल अपनी तरफ से उन्होंने प्रत्याशी उतार दिए हैं। देखिए, ये पूरी लिस्ट भी निकल कर आई। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बिहार चुनाव के लिए 25 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की। इसने कैसे विपक्षी दलों में हड़कंप मचाया उसे समझने के लिए दो कैंडिडेट, दो सीटों को देखिए। ढाका सीट है और एक सिकंदरा सीट है। इन दोनों सीटों से असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदू उम्मीदवारों को उतार दिया है। यानी हिंदू उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है सिकंदरा से और ढाका सीट से। ढाका वाले मैंने आपको दिखाए थे और सिकंदरा सीट से भी इन्होंने जो हिंदू कैंडिडेट है उन्हीं को वोट कास्ट करने के लिए कहा है, यानी उन्हीं के लिए उनको प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा है। मैं ये नहीं कहता कि हर एक पार्टी की अपनी नीति रीति नहीं होती। अब उनकी पार्टी की नीति रीति होती है, वो उस हिसाब से फैसले लेते हैं, तमाम चीजें ठीक है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने यह जाहिर कर दिया कि उन पर एक मुसलमान पार्टी होने का आरोप आप लगाते रहे। जब मन करे उठो सो कुछ भी करो, करते रहो, आरोप लगाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बात आती है वाकई काम करने की तो वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और जात पात नहीं देखते। उन्होंने इस बात को जाहिर भी कर दिया, दिखा भी दिया। देखिए इसके बाद क्या खबर आई जो हमने आपको दिखाई। बिहार चुनाव के लिए AIMIM कैंडिडेट की लिस्ट, ओवैसी का किंग मेकर बनने का प्लान, सीमांचल से सीवान तक बड़ी चाल। यही बात हमने आपको बताई थी। मैंने बार बार आपसे कहा है कि कई पार्टियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ वोट काटने के लिए आती हैं। जैसे मैं नाम लेकर बता रहा हूं, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी बिहार में सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ना चाहती है 153 सीटों पर क्योंकि उसे NDA ने सीट नहीं दी। NDA के बैनर तले छाते में उसे समाहित नहीं किया गया। 4-5 सीटें दे देते, वो जबरदस्ती कर रहे थे। और अब उन्होंने 153 सीटों पर, यानी उन्हें ही पता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि उनकी जाति के लोग नहीं है या उनकी पार्टी का थोड़ा भी जनाधार नहीं है, 0.1% भी हो सकता है, वोट भी मिल सकते हैं, लेकिन ये उन्हें भी मालूम है वोट काटने के लिए आ रहे हैं। उनकी पार्टी के कितने विधायक चुने जाएंगे ये वो भी जानते हैं। अब ऐसे में ओवैसी ने ये काम नहीं किया। ओवैसी जानते हैं कि उतनी ही सीट, और ये नहीं कि खुद ही नहीं लड़ रहे, पूरा जो उनका अलायंस तैयार हुआ है तीसरा मोर्चा, उस तीसरे मोर्चे के तहत अगर आप जाकर देखेंगे तो सबसे कह दिया गया है कि सब पर नहीं लड़ना है। यानी 243 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ना है, लड़ना सिर्फ 100 सीटों पर ही है। और ये वो 100 सीटें हैं। इनका विश्लेषण किया है कि 100 सीटें वो हैं जहां पर या तो हम दूसरे नंबर पर रहेंगे या फिर हम चुनाव जीतेंगे, उस वाली स्थिति वाली जगह लड़ेंगे। जबरदस्ती ना प्रत्याशी उतारने, ना डंका बजवाना है, ना ये कहना है कि देखो देखो क्या कर दिया, बाद में आरोप भी नहीं लगवाना कि वोट काटे। हमें किसी के वोट काटने की जरूरत नहीं, जहां जीतने की उम्मीद है वहां। अब इन सब के बीच आरजेडी की तरफ से लिस्ट आई, उसको लेकर दरअसल AIMIM के 4 विधायकों ने चुनाव जीता था बिहार में। अब इसमें से क्या हुआ था, AIMIM छोड़कर चली गई थी पिछली बार, 5 सीटों पर से लड़े थे चुनाव, छोड़कर चले गए थे। अब वो जो छोड़कर गए थे उन्होंने क्या किया, AIMIM छोड़कर आरजेडी में शामिल 4 में से 3 विधायकों का टिकट तेजस्वी यादव ने काट दिया है। साल 2020 बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की 5 विधायक जीतकर आए, लेकिन उनमें से 4 विधायकों ने गद्दारी की। ओवैसी ने कसम खाई थी कि मैं टूटा था तो 4 ले आया था,
अब 4 टूटे हैं तो 24 लाएंगे, ये उन्होंने कहा है। कुल मिलाकर ये वो चेहरे हैं 3 जिन्होंने एआईएमआईएम का साथ छोड़ा था और आरजेडी के साथ चले गए थे। देखिए, सत्ता सबको प्यारी होती है, किसी पर यह आरोप लगा देना इन्होंने किया क्यों किया, कैसे किया, किस लिए किया, यह आरोप लगाने से कोई मतलब नहीं। मौजूदा तौर पर यह है कि क्या इनको जीतने के योग्य नहीं समझा या फिर हार इनकी तय मानी जा रही थी, क्या ऐसी वजह थी कि आरजेडी ने इनका साथ छोड़ा। अब इन तीनों ने सोचा था कि इस बार टिकट मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आरजेडी ने इन तीनों को टिकट नहीं दिया। आज एआईएमआईएम जो जिस इलाके से जीत कर आए थे, तीनों के तीनों, 4 में से 3, उन तीनों के तीनों को आज अफसोस हो रहा होगा। वाकई ये वाली बात तो है। ये वो 3 चेहरे देख लीजिए, यही वो 3 चेहरे हैं जिन्होंने, इन तीनों ने कलवा के बहकावे में आकर जो भी कहा, अपना भविष्य बर्बाद कर लिया। ये तमाम जो लिखा है इन्होंने, अबरार अहमद ने, पता नहीं किसके लिए कह रहे हैं। एआईएमआईएम छोड़कर आरजेडी में गए 4 विधायकों में से 3 को टिकट नहीं मिला। अब हड़कंप मचा हुआ है। यानी कि तब विधायक इनको अच्छे लग रहे थे एआईएमआईएम के, इसलिए एआईएमआईएम तोड़ी गई। लेकिन आपने देखा होगा कि उसके टूटने के बाद भी असदुद्दीन ओवैसी के हौसले नहीं टूटे। उन्होंने लगातार कहा कोई बात नहीं, तो राजनीति है, और लोकतांत्रिक तरीके से कहे चले जाओ, ये आपकी अपनी मर्जी, चुनाव तो अगली बार भी आएगा ना, तब देखा जाएगा। और देखिए आ गया, 3 चलते कर दिए गए। अब एआईएमआईएम में वापस आ नहीं सकते, आ भी जाएंगे तो वो टिकट पाएंगे नहीं, ओवैसी टिकट देंगे नहीं, भरोसा क्या, फिर आप छोड़कर चले जाओ। लेकिन ये क्लियर माना जा रहा है इस बार इतनी सीटें आने जा रही हैं, इतनी सीटें कम से कम आने जा रही हैं, ये किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। मैं बार बार इसी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, और एक ही डिमांड है और कोई बड़ी डिमांड नहीं है, चाहे वो हिंदू प्रत्याशी उतार रहे, चाहे वो मुस्लिम प्रत्याशी उतार रहे। लेकिन हिंदू प्रत्याशियों का भी कहना है कि इस बार जिसकी भी सरकार बने, लेकिन इस बार मुस्लिम उप मुख्यमंत्री होगा ही होगा, यह क्लियर कर दिया गया है। आइए एक और खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने एक खबर पर टिप्पणी की है, वोट का राज मतलब छोट का राज, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सबका साथ सबका। ये जब मुसलमानों के सामाजिक, सियासी, आर्थिक इंसाफ की बात होती है तो इस सब नारा देने वाले भाग जाते हैं। 17% आबादी वाले समुदाय को कहा जा रहा है कि उनकी औकात वोट देने की है, लेने की नहीं। ये द हिंदू का एक लेख था, उस पर इन्होंने अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी है, टिप्पणी की है। और जाते जाते एक खबर जरा सुनिए, क्या कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी, टिप्पणी सुनिए जरा। राजद की जो आज की लीडरशिप है वो नादान है, दूरंदेशी उनमें नहीं है। वो समझ रहे हैं कि अपने ताकत पे सब कुछ कर लेंगे। अरे तुम नहीं कर पाओगे। मेरी पार्टी के मरहूम सदर कहते थे कि मजलिस वो पार्टी है जो हवाओं को सूंघ कर बोलती है कि सैलाब आने वाला है। हम में और उनमें फर्क ये है कि हम देख रहे हैं कि तूफान आने वाला है, और ये लोग पानी से भीग कर कहेंगे कि हाँ अब सैलाब आ गया, जब बहुत देर हो जाएगी, याद रखो। तो इस तरीके से जब वो बोलते हैं, उनकी तकरीरें भी बड़ी शानदार होती हैं असदुद्दीन ओवैसी की, और यही एक वजह है कि आप जाकर देखिएगा, किसी पार्टी के प्रवक्ता तो छोड़िए, बड़े बड़े विद्वान बनने वाले जो एंकर हैं उनकी भी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है ओवैसी से क्रॉस क्वेश्चनिंग करते वक्त। नमस्कार।